नमस्कार दोस्तों, आप सभी का गो टू टारगेट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके बीच में लेकर के आए हैं जो 15 अक्टूबर को यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्ज़ाम हुआ था सेकेंड पाली का जौनपुर में, जिसका सेंटर गया था। तो दोस्तों, उसकी आज हम जो है आपके बीच में क्वेश्चन पेपर लेकर के आए हैं और आज हम आपके बीच में क्वेश्चन की का रिवीजन करवाएंगे कि इसमें कौन कौन से सत्य थे और कौन से जो है असत्य थे। तो दोस्तों, सभी लोग जो है अपना अपना जो है क्वेश्चन पेपर उठा करके मैचिंग करेंगे और हम जो है बारी बारी से जो जो हमने किया था उस चीज़ को आज हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो सभी लोग जो है अभी जो नए नए आए हैं वो सभी लोग जुड़ जाएंगे और जो पहली बार चैनल पे आए हैं वो चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं, शुरू करते हैं। हम 15 अक्टूबर को हुए यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम की सेकेंड पाली का जो है क्वेश्चन पेपर हल करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए, जैसा कि पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, लिखा है कि ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम है। तो दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम है ए ऑप्शन है फसल पैटर्न में परिवर्तन, बी है तटीय रेखा में परिवर्तन, सी है समुद्र के स्तर में वृद्धि और डी है ये सभी। तो दोस्तों, इसमें जो है ए ऑप्शन भी सही है, बी है, सी है, यानी कि दोस्तों इसमें डी जो ऑप्शन है ये बिल्कुल राइट है, यानी कि ये सभी है, यानी कि इस पे जो है ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला है हमारा थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों, थॉमस कप जो है वो है बैडमिंटन से, यानी कि इसमें जो राइट ऑप्शन आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, थॉमस कप जो है बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है। तो दोस्तों, ये जो पुस्तक है विंग्स ऑफ फायर ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की है आत्मकथा। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा वो सिक्स ऑप्शन, इन तीसरे का जो है सिक्स ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों हम हल करते हैं, आगे चलते हैं। इसमें आपको पढ़ करके जो है जवाब देना है, तो हम आगे चलते हैं। ठीक है, इसको आप पढ़ लेंगे अच्छे से कि मतलब जो है ये देखिए, इसमें लिखा है कि 19 से 23 तक जो है स्टडी द टेबल लिखा हुआ है, आंसर देखना है इसको चार्ट को देख करके। तो दोस्तों, इसको आप सभी लोग देख लेंगे, बाकी हम जो है आंसर बताएंगे आप सभी का। इसमें लिखा है 19 वाले जो है क्वेश्चन में कि फरवरी में कंपनी पीएस और टी द्वारा बेचे गए उत्पादों की औसत संख्या कितनी है, अनुमानित बताइए। तो दोस्तों, हमने हल किया था, तो इसमें जो आंसर आया है वो ए आंसर आया हुआ है, यानी कि 118 ये अनुमानित आंसर है, ये राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद दोस्तों 20वां क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है कि मार्च में कंपनी पी और आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या का अप्रैल में उन्हीं कंपनियों द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या से अनुपात कितना है। तो दोस्तों, मैंने हल किया था, हल करने के बाद आया था 59:80। तो ये जो है डी ऑप्शन ये सही है, इसको आप सभी लोग हल करके भी आप निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 21वां की कंपनी यस द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या में जनवरी से अप्रैल तक लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो दोस्तों, इसको मैंने हल किया था, हल करने के बाद जो ऑप्शन सही था वो हुआ था बी ऑप्शन, यानी कि 64.71, ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो है अगला है, इसमें आप देखेंगे कि कंपनी टी द्वारा मार्च और अप्रैल और मई में बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या में से 32% माइल्ड स्टील से बने थे। मार्च, अप्रैल और मई में स्टोर टी द्वारा बेचे गए माइल्ड स्टील उत्पादों की कुल संख्या कितनी थी। तो इसको मैंने हल किया था, हल करने के बाद आया था सी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, यानी कि 144, ये आप देख रहे हैं 144 जो है इसमें सही होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आगे हम चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कंपनी क्यू द्वारा जनवरी और मई में मिलाकर बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या और समान महीनों में कंपनी आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या के बीच का अंतर कितना होगा। तो इसमें अंतर बताना है क्यू द्वारा जनवरी और मई में मिलाकर बेचे गए उत्पादों की। तो दोस्तों, मैंने हल किया था, ये आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है।
ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें जो है दिया हुआ है कि प्रश्न 24 से 28 तक जो है आपको इसी जो है जो ये बना हुआ है इसमें से आपको जो है आंसर देना है। ठीक है, इसको देख करके तो सभी लोग ध्यान देंगे। ठीक है, तो इसमें लिखा है आधारभूत संरचना 50% है, शिक्षा इसमें 80 है, अनुसंधान 65 है, छात्रावास 46 है, कार्यक्रम 35 है, खेल 52 है, पुस्तकालय। इसको आप हल कर लेंगे, देख लेंगे, योग निकाल लेंगे। फिर उसके बाद उसी से आपसे ये क्वेश्चन हुआ है कि छात्रावास पर कुल खर्च का लगभग कितना प्रतिशत खर्च किया जाता है। छात्रावास कहाँ है, यहाँ है, 46 है। तो दोस्तों हल करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा 12.78। ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है, इसको आप देख लेंगे दोस्तों। फिर उसके बाद है कार्यक्रमों की तुलना में अनुसंधान पर लगभग कितना अधिक खर्च किया गया है। तो इसमें जो है राइट आंसर हो जाएगा वो है 86%, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आगे हमारा दिया हुआ है यदि वर्ष के दौरान खेलों पर खर्च की गई कुल राशि लगभग 1,80,00,000 मतलब कि 1.8 करोड़ थी, तो शिक्षा और अनुसंधान पर कुल खर्च की गई राशि थी। तो दोस्तों इसको हल करने के बाद जो आंसर आया था वो आया था ये 72, 50 और 3 जीरो, यानी कि डी ऑप्शन ये सही है। ठीक है, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा यदि वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों पर खर्च की गई कुल राशि इतनी हो तो आधारभूत संरचना पर खर्च की गई राशि छात्रावास पर खर्च की गई राशि से कितनी अधिक होगी। बिल्कुल आसान था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर था वो सी ऑप्शन था, यानी कि ये वाला ऑप्शन जो है राइट था। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि जो है 29 से 33 निम्नलिखित जो है लाइन ग्राफ को पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद ये लाइन ग्राफ है, आप देख लेंगे। ठीक है, इसको पढ़ने के बाद पूरा आप देख रहे हैं कहाँ वृद्धि हुई है, कहाँ कम हुई है, कहाँ जो है आय व्यय हुआ है, सारा चीज़ आप देख लेंगे। फिर उसके बाद क्वेश्चन क्या किया गया है, क्वेश्चन ये हुआ है, इसमें देख लेंगे सभी लोग कि 2005 में दो कंपनियां ए और बी की आय क्रमशः 3:4 के अनुपात में थी। 2005 में उनके व्यय का क्रमशः अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा जो है इसमें ए ऑप्शन। ठीक है, यानी कि ये वाला जो ऑप्शन है ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगला है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2003 में कंपनी ए का व्यय 200 करोड़ था और 2003 में कंपनी ए की आय 2006 में उसके खर्च के समान थी। 2006 में कंपनी ए की आय क्या होगी। तो इसको हल किया गया था दोस्तों। हल करने के बाद इसका जो राइट आंसर आया है वो आया है 376 करोड़। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, अगला है यदि 2005 में दो कंपनियों की आय समान थी तो 2005 में कंपनी ए के व्यय का कंपनी बी के व्यय से अनुपात क्या था। तो अनुपात निकालना है, तो इसको मैंने हल किया था। तो इसका जो आंसर आया था वो दोस्तों आया था 7:5, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। अगला हमारा पॉइंट है, क्वेश्चन है कि यदि 2002 में कंपनी बी का व्यय 200 करोड़ था तो 2002 में आय क्या थी। तो दोस्तों इसको भी मैंने हल किया था, तो वो आया था जो है 283 करोड़। ये बिल्कुल राइट है दोस्तों। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर का क्वेश्चन है यदि यदि 2001 में कंपनी ए और बी का व्यय समान था और 2001 में दोनों कंपनियों की कुल आय 342 करोड़ थी तो 2001 में दोनों कंपनियों का कुल लाभ कितना होगा। यानी लाभ और आय ये सब जो है मतलब जो है निकालना है। तो टोटल जो आंसर आएगा वो आएगा 120 करोड़। ये बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिसेन थे। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने इसको पढ़ा भी होगा, बहुत कमाल का क्वेश्चन है और आप लोग उम्मीद है कर भी लिए होंगे। जो इसमें राइट आंसर है वो है समुद्रगुप्त, यानी कि समुद्रगुप्त के शासनकाल में हरिसेन जो है कवि थे।
ठीक है, इनके दरबारी कवि थे समुद्रगुप्त गुप्त के। ठीक है, फिर उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा कि जजिया, यानी कि जजिया एक कर होता था जो मुसलमानों पर लगाया जाता था ये मुगल बादशाहों के माध्यम से। तो दोस्तों अकबर ने तो उसको पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया था, लेकिन फिर उसके बाद दोबारा पूछा गया था, दोबारा कर लगाया गया था। तो वही चीज पूछ रहा है कि जजिया फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम लिखिए। तो वो था दोस्तों सी ऑप्शन इसमें सही है, औरंगजेब था। ठीक है, ये आपका राइट हो जाएगा। फिर उसके बाद है निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है। इसका दोस्तों हम आंसर आपको नहीं बताएंगे, इसका आंसर आपको जो है कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है जो है पेट एग्जाम का क्वेश्चन का, तो पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई थी। तो दोस्तों पंचतंत्र की कथाएं जो थी वो विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई थी। तो ये ऑप्शन जो है इसका राइट हो जाएगा। फिर उसके बाद है कि गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश में दिया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा राइट आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने धर्म चक्र परिवर्तन जो है में दिया था। ठीक है, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। ये देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। आगे है भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का गठन किसने किया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि रास बिहारी बोस ने किया था। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि कैस्पियन सागर है इसका राइट आंसर। फिर उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था। तो दोस्तों ये लगभग सभी को मालूम होगा कि हमारे स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी उर्फ राजा जी। ठीक है, ये हमारे जो है स्वतंत्र भारत के पहले जो है गवर्नर जनरल थे। ठीक है, फिर उसके बाद अगला हम देखते हैं निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था। जी हाँ दोस्तों, बर्मा को अलग करने का जो अधिनियम बना था वो बना था भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा सौगान के जंगल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं। तो सौगान के जंगल जो है दोस्तों मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, ये राइट है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है हमारा सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, इसे मानसून का क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसे मानसून का जो है लगभग जो है आई होप कि इसका जो आंसर है वो है बी ऑप्शन। ठीक है, इसका राइट आंसर। फिर उसके बाद जो है अगला है GMT का पूर्ण रूप क्या है। तो इसमें दोस्तों पूछा गया था जो है क्वेश्चन आया था, तो GMT का जो पूर्ण रूप है वो हो जाएगा ग्रीनविच मीन टाइम, यानी कि जो इसका राइट आंसर होगा ग्रीनविच मीन टाइम, ये इसका जो है सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, पंजाब। ठीक है, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 1969 में कितनी प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। जी हाँ, इसको तो आप लोग बार बार पढ़े होंगे दोस्तों। 1969 में जो है लगभग जो है 14, यानी कि 14 जो है निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, 14, ए जो है ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे।
तो ऑप्शन है संचार, मेट्रो परिवहन, परमाणु ऊर्जा उत्पादन, उनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा उत्पादन, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया, यानी कि ये डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? तो ये है दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र, इसका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, फिर उसके बाद आपको पढ़ के जो है देना है सवालों का जवाब। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, ये आप देख लीजिएगा, ये अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के लिए है? यानी कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि अनुच्छेद 29, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों काफ़ी बार आप पढ़े भी होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद दोस्तों आपको पढ़ करके जो है जवाब देना है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जी अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष का एक माप है। तो आप सभी को मालूम होगा प्रकाश वर्ष हमारा जो है तारकीय दूरी है। ठीक है, तारकीय दूरी के माध्यम से जो है इसकी माप होती है। ठीक है, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सभी अम्लों में समान तत्व है। तो दोस्तों सभी अम्लों में, यानी कि आप जानते होंगे दोस्तों, सभी अम्लों में समान तत्व होता है हाइड्रोजन, ये इसका सी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद है, नॉनस्टिक खाना पकाने के बर्तन से लेपित होते हैं, यानी कि नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन निम्नलिखित में से किससे लेपित होते हैं? तो दोस्तों टेफ्लॉन से जो है लेपित होते हैं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, टेफ्लॉन से लेपित होते हैं। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का कार्य है। दोस्तों संसद का कार्य होता है कानून बनाना, ये सभी को मालूम है, तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, सरकारिया आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सरकारिया आयोग हमारा जो है संबंधित है सी ऑप्शन, यानी कि केंद्र और राज्य से संबंध रखता है। ठीक है दोस्तों, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, केंद्र और राज्य। ठीक है, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा देखेंगे, ये अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से सबसे बुद्धिमान स्तनधारी होता है डॉल्फिन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद है अगला क्वेश्चन हमारा, पौधों का विकास किससे प्रभावित होता है? तो पौधे का विकास जो होता है प्रकाश की गुणवत्ता और मात्रा से प्रभावित होता है। ठीक है, इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर उसके बाद चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ईश्वर में विश्वास रखने वाला इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए, यानी ईश्वर में विश्वास रखने वाले को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों ईश्वर में विश्वास रखने वाले को आस्तिक कहा जाता है, और जो नहीं विश्वास रखते हैं उनको नास्तिक कहा जाता है। लेकिन इसमें पूछा गया है कि ईश्वर में विश्वास रखने वाले को क्या कहा जाता है? तो आस्तिक, इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा डी ऑप्शन। ठीक है, फिर उसके बाद पूछा है, अस्थावर का विलोम शब्द क्या है? अस्थावर का दोस्तों विलोम शब्द यानी कि उल्टा हो जाएगा, जंगम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर उसके बाद पूछ रहा है कि बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए का अर्थ है, यानी कि दोस्तों ये मुहावरा है, तो इसको आपको जो है सही आंसर बताना है। तो इसमें का जो ऑप्शन सही होगा वो होगा, भय का शमन शुरू में ही कर देना चाहिए, यानी कि इसका जो है सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, ये राइट हो जाएगा। फिर उसके बाद पूछा है कि स्वल्प का संधि विच्छेद क्या होगा? तो स्वल्प का संधि विच्छेद होगा सुधन अल्प, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर उसके बाद पूछ रहा है आपसे कि इति और ईति का सही अर्थ भेद है। तो इति का मतलब होता है समाप्ति और ईति का मतलब होता है विघ्न, यानी कि इसका सी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आगे दोस्तों जो है आपको ये चीज़ देख लेंगे
आगे बोल रहा है दोनों कथनों को पढ़े और इसमें सही विकल्प और उचित अच्छा दर्शाना है, तो उसको आप देख करके आप सही उचित इसमें से दे सकते हैं आंसर। ठीक है, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, ये चीज़ है, देख ये चीज़ दोस्तों आप अपने मतलब जो है खुद आपको पढ़ करके इसको आंसर देना है। ठीक है, फिर उसके बाद और आगे चलते हैं। दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको पढ़ करके जो है जवाब देना है, इसमें बहुत ज़्यादा विशेष कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बस आपको पढ़ना है और सटीक जो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करे वो चीज़ें आपको जो है इसमें लिखनी है, उसको ऑप्शन को चुनना है। ठीक है, फिर उसके बाद है अगला आप देख लेंगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है। तो दोस्तों पोलैंड की जो राष्ट्रीय मुद्रा है वो है ज़्लाटी, ये इसकी जो है राष्ट्रीय मुद्रा है पोलैंड की। ठीक है, फिर उसके बाद पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। तो वो है दोस्तों लक्षद्वीप, केवल इसका एक ही जिला है, तो ये सबसे केंद्र शासित प्रदेश सबसे छोटा है। फिर उसके बाद है अगला क्वेश्चन आप देखेंगे कि भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो दोस्तों 5 राज्य जो है साझा करते हैं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों आपको पढ़ के आपको जवाब देना है। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो दोस्तों आप मिलान कर लीजिएगा। बाकी जो है आप इसमें से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमने कितना क्वेश्चन किया था और हमारा रिजल्ट कैसा बनेगा। बाकी दोस्त धन्यवाद।